आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जी.बी. पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कोरोना की स्थिति क्या है देश में, टीकों की स्थिति क्या है, वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है, कोरोना किस स्टेज में इस समय भारत में है, पैंडेमिक स्टेज में है या फिर एंडेमिक स्टेज में है। स्कूल, कॉलेज और बहुत सारी सार्वजनिक चीजें अब धीरे धीरे खुलती जा रही हैं। ऐसी स्थिति में अब हमें किस तरह से अपने आप को कोरोना से बचाना है ताकि वो हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे देश को इस महामारी की दोबारा चपेट में न आने दें। इसी के चलते हम कार्यक्रम कर रहे हैं। लगभग 1.5 या 2 साल से हम लगातार इस कार्यक्रम को आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें तमाम तरह के प्रश्न जो जुड़े होते हैं कोरोना से, वो हम अपने स्वास्थ्य विशेषज्ञ से पूछते हैं, उनकी राय आपके साथ साझा करते हैं और आपकी जिज्ञासाएं जो कोरोना और इससे संबंधित जिस प्रश्न हैं उनमें हम शांत करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ जी.बी. पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय हैं। संजय जी के साथ हम जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 64 करोड़ 36 लाख कोविड रोधी टीके जो हैं वो उपलब्ध कराए हैं और लगभग 15 लाख टीके जो हैं वो शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएंगे। देश लगातार कोरोना को टीके जो है उपलब्ध करा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार हमसे कह रहे हैं कि हमें टीके लगाने चाहिए ताकि हम अपने आप को वैक्सीनेट कर सकें और कोरोना या फिर इसके बदलते हुए रूपों से अपने आप को हम बचा सकें। खबर आ रही है कि WHO की चीफ साइंटिस्ट ने भारत में कोरोना को एंडेमिक स्टेज में आने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि देश में अब धीरे धीरे कोरोना जो है वो खात्मे की स्थिति पर जाता जा रहा है। लेकिन ये पैंडेमिक क्या होता है, एंडेमिक क्या होता है, इन दोनों पर हम अपने विशेषज्ञ से चर्चा करेंगे। लेकिन बता दें कि स्थिति यह है कि भारत ने कोविड-19 का एक बार फिर एक दिन में 1 करोड़ टीकाकरण किया है और ये दूसरी बार एक ही दिन में भारत ने 1 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण किया है, ज्यादा टीके लगाए हैं और एक नया कीर्तिमान जो है स्थापित किया है। और ये जो रिपोर्ट थी वो आज शाम 6 बजे तक की थी कि 1 करोड़ 9 लाख वैक्सीन की जो है वो खुराक दी गई है और इसके बाद भी टीकाकरण जारी था और उम्मीद है कि ये जो संख्या है, ये जो टीकाकरण की जो संख्या है वो और आगे निकल जाएगी। बहरहाल इसके अलावा अगर दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के मात्र 28 नए मरीजों को जो है पता चला है और इन्हें मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी में जो संक्रमित मरीजों की जो कुल संख्या है वो 14,37,764 हो गई है। डॉक्टर संजय, आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। डॉक्टर संजय, जिस तरह की खबर आ रही है कि शाम तक 1 करोड़ टीके, 1 करोड़ से ज्यादा जो है वो टीके लगा दिए गए हैं और ये दूसरी बार हमने एक नया कीर्तिमान जो है हमने हासिल किया है। अगर टीके लगाने की रफ्तार इसी तरह से चलती रही और 64 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम अब तक वैक्सीनेट कर चुके हैं तो हम क्या ये मान के चलें कि देश में अब हम हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ रहे हैं और जिस तरह की WHO की भी खबर आई है कि भारत में अब पैंडेमिक की स्थिति तो कम से कम नहीं रह गई है। तो आज हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि पैंडेमिक क्या है, एंडेमिक क्या है और देश में जो स्थिति है वो अब हमें किस ओर लेके जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ी है उस हिसाब से लगता है कि जल्दी हम हर्ड इम्यूनिटी हासिल करेंगे। पैंडेमिक वह अवस्था है जब कोरोना का संक्रमण पूरे देश में एक साथ फैलता है और एंडेमिक वह अवस्था है जिसमें कोई इन्फेक्शन अलग अलग पॉकेट्स में एक समय अंतराल के बाद आता है। जैसा आपने देखा होगा कि जो पहला वेव आया जी, तो उसमें धीरे धीरे इसने पूरे देश को चपेट में लिया। फिर जब डेल्टा वेरिएंट आया अप्रैल मई में, उस समय भी यही हालात से हुए। लेकिन अभी WHO की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार ऐसा लगता है कि कुछ पॉकेट्स में एंडेमिक बन चुका है और वहां हो सकता है कि बीच बीच में समय के अंतराल के बाद इन्फेक्शन आए, लेकिन उतनी तेजी से नहीं आएगा
जी। और अगर ऐसा हुआ तो पूरे देश में एक पेंडेमिक के जो हालात 2 बार बने हैं वो कम से कम नहीं आएगा जी। और हर्ड इम्यूनिटी पाने का 2 तरीका है। पहला है कि 70 to 80% पॉपुलेशन इफेक्ट हो जाए। दूसरा है कि 70 to 80% पॉपुलेशन या तो वैक्सीनेट हो जाए। जी। तो आपने देखा कि सेकेंड वेव के बाद जो सीरो सर्वे के रिजल्ट्स आए थे, हाँ। उसमें करीब करीब 70-80% लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है। जी। और वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है, आपने बताया कि आज करीब 1,20,00,000 की वैक्सीनेशन और 1-2 दिन पहले भी पढ़ा था कि 1 लाख की वैक्सीनेशन। तो यह लग रहा है कि एक बहुत ही अच्छी दिशा में हम जा रहे हैं। और मैंने ये भी पढ़ा था कि एडल्ट की 50% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हो चुका है फर्स्ट डोज। तो अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो हो सकता है कि साल के अंत तक हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ काफी हद तक पहुंच जाएंगे। जी। डॉक्टर, ये एंडेमिक क्या स्टेज होती है किसी भी बीमारी की या किसी भी अवस्था के अंदर? देखिए, एंडेमिक क्या है, जैसे इंडिया में डेंगू एंडेमिक है जी। जापानीज इंसेफ्लाइटिस है एंडेमिक है। जैसे मान लीजिए कि गोरखपुर का एरिया है या ईस्टर्न यूपी का एरिया है, वहाँ जापानीज इंसेफ्लाइटिस एक एंडेमिक है। तो जब भी बारिश का समय आता है, बारिश के बाद का समय आता है, आपको अखबारों में सुनने को मिलता होगा कि वहाँ जापानीज इंसेफ्लाइटिस के केसेज आ रहे हैं। कुछ वर्षों से थोड़ा उस पर कंट्रोल हुआ है, लेकिन एंडेमिक का मतलब है कि डिजीज ने, इन्फेक्शियस डिजीज ने एक पॉकेट बना लिया है और जब भी उसे एक अनुकूल माहौल मिलेगा तो कुछ केसेज वहां मिलेंगे। जी। तो हम ये ऐसे इसको मान के चलते हैं कि बहुत ही लोकलाइज्ड हो जाएगा या स्थानीय तौर की जैसे बीमारियां होती हैं, लोकल सर्दी जुकाम होता है, उस तरह से रह जाएगा? जी, ऐसा आप कह सकते हैं। और यह एक अच्छी स्थिति होगी क्योंकि उसमें क्या है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और बाद में चलकर टारगेटेड अप्रोच से एंडेमिक एरिया को भी हम धीरे धीरे से कंट्रोल कर सकते हैं। जी। इस बीच हमारे पहले श्रोता गांधीनगर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। आज क्या प्रश्न है आपका? अविन जी नमस्कार। नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरे बेटे को इंजेक्शन लगा था, उसको पहले तो दर्द हुआ हाथ में, फिर उसको 2 दिन बुखार रहा, वो ठीक हो गया। उसके बाद आज फिर उसके हाथ में दर्द हो रहा है, तो ऐसा क्यों, दोबारा दर्द क्यों हुआ है, ये इसके बारे में कुछ बताएंगे। और एक दूसरा क्वेश्चन और है, जैसे कि आपके द्वारा बताया जाता है कि ये नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, डेल्टा प्लस, बीटा, गामा, इसका नाम है उसके, और काफी हवा मचा था पीछे की ब्लैक फंगस। तो डॉक्टर साहब, ये क्या वैज्ञानिक जो आप लोग हैं, इनके जो कुछ उनकी फोटो भी जारी करते हैं कि इसका रूप ऐसा हो गया, इसका रूप ऐसा हो गया, कि जो लोगों को जागरूकता के लिए जानकारी मिले? कोई लोग कहता कुछ ये कोरोना है ही नहीं। जी। डॉक्टर संजय जी, सवाल इनका वैक्सीनेशन के बारे में था कि वैक्सीनेशन के बाद हाथ में दर्द हुआ, बुखार था और फिर से दर्द हो गया। तो कई लोगों में 5-7 दिनों तक भी दर्द होता है जहाँ इंजेक्शन लगा है। इसमें कोई घबराने वाली, चिंता वाली बात नहीं है। जी। धीरे धीरे चला जाएगा। जी। रही बात कि किस तरह से कोरोना के वायरस है उनका हम नामकरण करते हैं, तो कोरोना के वायरस का नामकरण करने की एक प्रक्रिया है और WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड से जीनोमिक डेटा को एक्वायर करता है और उस जीनोमिक डेटा के बेसिस पे कोरोना के अलग अलग स्ट्रेन का नामकरण होता है। जैसे आपने देखा डेल्टा प्लस। तो यह एक प्रक्रिया है बेस्ड ऑन जीनोमिक सीक्वेंसिंग। और जहां तक आपने कहा कि उसकी फोटो जारी करते हैं या नहीं, हाँ बिल्कुल, सीक्वेंसिंग की फोटो अवेलेबल होती है, लेकिन आम लोगों का इससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। तो साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए इसकी जानकारी WHO समय समय पर प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे यहाँ ICMR है, वो इस बारे में जानकारी लोगों को देते रहती है बीच बीच में। तो इसका एक पूरा वैज्ञानिक आधार है जिसकी बेसिस पे हम यह नामकरण करते हैं। हमारे अगले श्रोता है उत्तर प्रदेश के शामली से मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी। नमस्कार। क्या जानना चाहते हैं मोहम्मद आजम साहब? सर जी, मैं जानना चाह रहे हैं, जैसे वैक्सीन लगवाना सर, और वैक्सीन लगाने पे बुखार चढ़ता है जी,
जो कहते हैं कि 72 घंटे के बाद नहाना चाहिए, ये सही है सर या गलत है? अच्छा डॉक्टर साहब, इंजेक्शन के बाद बुखार चढ़ता है, कहते हैं कि 72 घंटे के बाद नहाना चाहिए, ऐसा किसी ने इनको बताया है, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, कोई भी वैक्सीन लगाएं, मतलब जो सिंपल वैक्सीन बच्चों में पैदा होने के बाद जैसे मीजल्स के, मम्स के लगते हैं, या आगे चलकर एडल्टहुड में भी जो वैक्सीन लगते हैं, किसी भी वैक्सीन में हल्का बुखार बहुत ही कॉमन है। और जिसने भी आपको जानकारी दी है कि 72 घंटे के बाद नहाना है, वो गलत जानकारी है। वैक्सीन लगाने के पहले, वैक्सीन लगाने के बाद नहा सकते हैं, उसका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। आइए अब राजस्थान के अलवर से रामकिशन मीना जी का प्रश्न सुनते हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामकिशन मीना जी, स्वागत है आपका। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर जी, मैं एक सवाल है मेरा। जी कहिए। जी सर जी, मैंने दोनों वो लगवा लिए, ठीक है, अब भी कोई खतरा है क्या मुझे? और सर जी, क्या तीसरा भी लगेगा क्या, ये जानना चाहता हूँ। डॉक्टर, इनका सवाल बहुत आम सवाल है और सभी जनता, सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि दोनों टीके लगवा चुके हैं, अब क्या ये कोरोना से पूरी तरह से बच गए हैं? क्या तीसरी डोज की भी इनको जरूरत पड़ सकती है? देखिए, कोरोना का कोई भी टीका या किसी और बीमारी का भी कोई भी टीका 100% नहीं होने की गारंटी नहीं देता है जी। लेकिन कोरोना वायरस का जो टीका है, आपने देखा होगा जब सेकेंड वेव आया तो जो भी वैक्सीनेटेड थे उसमें या तो डिजीज हुआ नहीं, या हुआ तो डिजीज के सिम्टम माइल्ड थे। जी। तो कोरोना वायरस का टीका है, आपको दोनों डोजेज लग चुके हैं, तो उसके बाद यह कह सकते हैं कि आपको काफी हद तक प्रोटेक्शन मिल चुका है। और अगर मान लीजिए कि होता भी है तो सिम्टम्स काफी माइल्ड होते हैं। जी। हमारे अगले श्रोता हैं मध्य प्रदेश के रीवा से वीरेंद्र सिंह। सुनते हैं उनका क्या सवाल है, उनकी क्या जिज्ञासा है। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार। जी नमस्कार। ना डॉक्टर साहब से मैं सर आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि मैंने कल भी सवाल किया था और क्या इसी तरह ये रेडियो में हमारा ये प्रोग्राम अभी सुनाई नहीं दे रहा है, तो मैं आपसे सर से कोशिश कर रहा हूँ कि फोन मत काटिए सर। जी। मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाहता हूँ कि अभी 26 अगस्त 2021 को कोरोना की जो एक्टिव केस थे 3,19,000 थे और लगभग थे, और उसके बाद 30 अगस्त 2021 को बढ़ करके 3,70,000 हो गए। तो क्या ये मान लिया जाए कि तीसरी लहर के संकेत आ चुके हैं? जी डॉक्टर संजीव। देखिए, कोरोना का जब भी हम केसेस के आकलन करते हैं तो डेली बेसिस पे भी करते हैं और वीकली एवरेज भी देखते हैं और उसको कंपेयर करते हैं पिछले सप्ताह के एवरेज से। अभी आपने देखा होगा कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी अप्रैल मई में, उसके बाद से केसेस में लगातार गिरावट आई है, एक्सेप्ट केरला। जी। केरला को छोड़ दें तो बाकी स्टेट्स में लगातार गिरावट आई है और केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो यह कहा जा सकता है कि कोरोना की दूसरी लहर अब धीरे धीरे कम हो रही है। कोरोना की तीसरी लहर चालू हो गई है, अभी ऐसे इसका कोई संकेत नहीं है। जी। मध्य प्रदेश से हमारे अगले श्रोता हैं लालू रजत, उनका भी सवाल हम सुन लेते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं। रजत जी, स्वागत है आपका। जी सर जी, नमस्कार। नमस्कार। मध्य प्रदेश के मंडला जिले की तहसील निवास से बोल रहा हूँ सर जी। जी कहिए। जी सर जी, आकाशवाणी परिवार को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगे सर जी कि आप इतना अच्छा कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। जी शुक्रिया। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर जी। हाँ। कि सर जी, डेल्टा प्लस जो अभी जो तीसरी लहर आ रही है, तो सर किसी व्यक्ति यदि संक्रमित हो गया हो, वो कैसे पता करें सर जी कि वो संक्रमित हो गया हो तीसरी लहर? जी डॉक्टर, इनका मूल सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति अब दोबारा संक्रमित होता है जबकि वो पहले भी संक्रमित हो चुका है, उसके बाद उसने वैक्सीन लगा लिया है, तो उसे कैसे पता लगेगा कि ये दोबारा जो संक्रमण है कोरोना का ही संक्रमण है? देखिए, इसमें भयभीत होने का या कोई बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको सिम्टम है तो आप टेस्ट कराएं, या अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जिसमें कोरोना के सिम्टम्स हैं तो आप टेस्ट कराएं।
पैनिक न क्रिएट करें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मेंटेन रखें, जैसे 2 गज की दूरी और मास्क को पहनना और सैनिटाइजेशन का यूज करना, तो इसको आप फॉलो करें। जी, एंजाइटी और पैनिक को ना क्रिएट करें। जी, देहरादून से जनार्दन राय जी का सवाल अब सुन लेते हैं। काफी देर से वो हमारे साथ लाइन पर है। जनार्दन राय जी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो। हेलो। जी हाँ जनार्दन जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। मैं भी सुन रहा हूँ। हाँ जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं आपकी तो नमस्कार करता हूँ सर। जी नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मतलब इसका ये जो तीसरा जो लहर आया है, इसका लक्षण क्या है? डॉक्टर साहब, घूम फिर कर बात वही आती है कि तीसरी लहर, ये जानना चाहते हैं कि क्या अब कोई और भी किसी तरह के नए सिम्टम्स हो सकते हैं अगर ये कोरोना से प्रभावित होते हैं तो? देखिए, अभी आपने प्रोग्राम में मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कोरोना की दूसरी लहर अभी धीरे धीरे कम हो रही है, एक्सेप्ट कुछ स्टेट जैसे केरला में। तो यह कहना कि कोरोना की तीसरी लहर आ गई है अभी गलत होगा। तो अभी आप अननेसेसरी एंजाइटी और पैनिक न क्रिएट करें और एंजाइटी अपने मन में भी न रखें। लेकिन अगर आपको कोविड के सिम्टम आते हैं या कोई ऐसी आसपास आप देखते हैं कि कोविड के सिम्टम है, तो जांच कराएं और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। जी, बेंगलुरु से श्रीकांत जी। श्रीकांत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये पूछना चाहते हैं, जिस तरह कहते हैं कि करीब 500 से ज्यादा इस वायरस के रूप बदल चुके हैं, तो इतनी बार रूप बदलने से क्या इसकी शक्ति में किसी तरह का क्षय होगा, और होगा तो कब तक होगा? धन्यवाद, जय हिंद। जी जी, डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि ये बार बार अपने रूप बदल रहा है, इसके अलग अलग स्ट्रेन आ रहे हैं, तो इसका क्या विग्रह होता है? ये टूट रहा है तो इससे क्या मतलब है कि ये कमजोर पड़ता जा रहा है या ये और ज्यादा संक्रमण फैला सकता है? देखिए, जो भी आरएनए वायरस होंगे, जैसे कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस होता है जी, सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस होता है, तो ऐसे वायरस में म्यूटेशन बहुत तेजी से होता है जी। और आपने देखा होगा पहली लहर की तुलना में जो ओरिजिनल कोरोना वायरस था और जो डेल्टा वेरिएंट था, इसने जब अपने रूप को चेंज किया तो डेल्टा वेरिएंट में काफी संक्रामक था और थोड़ा सीवियर भी था जी। तो जो जब भी आरएनए वायरस अपने आप को चेंज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो जाए जी। चेंज की प्रक्रिया में धीरे धीरे हो सकता है कि उनकी जो संक्रमण की जो शक्ति है या संक्रमण की जो दर है वो कम हो। और आपने सारे पैंडेमिक में देखे होंगे कि इस तरह से 2 साल 3 साल अलग अलग फेजेज में पैंडेमिक आता है और फिर धीरे धीरे पैंडेमिक खत्म हो जाता है जी। तो करीब करीब यही प्रक्रिया कोरोना वायरस के साथ भी होगा, लेकिन ये कब होगा इसका टाइमलाइन बताना थोड़ा मुश्किल है जी। अगले श्रोता है हमारे छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह जी। इंद्रभान सिंह जी, आज क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार सर, मैं चिरमिरी पुरासा कॉलेज जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ सर। प्रश्न ये है सर जी, अभी कोरोना के मामले काफी कम है, मगर संभावित तीसरी लहर से निपटने स्वास्थ्य विभाग व्यापक स्तर पर क्या तैयारी कर रहा है? डॉक्टर, इसके साथ मैं एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा। अब जो सार्वजनिक चीजें खुलती जा रही हैं धीरे धीरे, लगभग सभी राज्यों में स्कूल भी खुलने को तैयार हैं, ऐसे में अब हमारी क्या तैयारी है और क्या तैयारी अभिभावकों को, बच्चों को और स्कूल में टीचर्स को करनी चाहिए ताकि हम कोरोना की लहर अगर है संभावित तो उससे बच सकें? देखिए, गवर्नमेंट ने एसओपीज बनाई हैं, गाइडलाइंस जारी की हैं स्कूल के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी। तो अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो जाने दें, लेकिन उसे बताएं कि कैसे एसओपीज को फॉलो करना है। तो स्कूल की भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ में पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। अगर हम इसको बखूबी निभाएंगे तो उम्मीद है कि बच्चों पर बहुत ज्यादा इसका असर नहीं पड़ेगा। जी,
और डॉक्टर, अब तो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन भी बहुत जल्द आने वाला है, 9 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, या 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। जी, कई वैक्सीन पाइपलाइन में हैं और 1-2 वैक्सीन को तो अप्रूवल भी मिला हुआ है। तो उम्मीद है कि जल्दी ही बच्चों का भी वैक्सीनेशन चालू हो जाएगा। जी, आइए अब उत्तर प्रदेश के बागपत का रुख करते हैं। वहां से हमारी अगली श्रोता हैं मुन्नी देवी जी। उनका सवाल सुनते हैं, क्या जानना चाहती हैं। स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। हाँ जी डॉक्टर साहब, राम राम जी आपको। जी मैं 5-6 महीने से सुन रही हूँ आपका प्रोग्राम, पर फोन नहीं लग पाता था, आज मुश्किल से लगा है। जी जी जी, कहिए। हाँ जी, वैक्सीन लगवा दी दोनों, अब कोई टेंशन तो नहीं है? जी, इसके अलावा और कोई प्रश्न आपका? हाँ जी, बस ये है, ये छोटे बच्चे की वैक्सीन कब आओगे? जी, डॉक्टर दोनों वैक्सीन ये लगवा चुकी हैं, अब तो कोई कोरोना से इनको कोई खतरा नहीं है? जी, आपने बिल्कुल अच्छा किया, दोनों वैक्सीन लगा ली। अभी हमने प्रोग्राम में पहले भी बताया कि दोनों वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, और अगर होते भी हैं तो सिम्टम्स काफी माइल्ड होते हैं। जी डॉक्टर, अक्सर देखा जा रहा है अब दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद लोग अपने एंटीबॉडीज भी टेस्ट कराने के लिए चले जाते हैं कि हमारे अंदर एंटीबॉडीज बने हैं कि नहीं बने हैं, इसका क्या फायदा है? देखिए, एंटीबॉडी टेस्ट कराना पैसे की बर्बादी है। जी, अगर सरकार सीरो सर्वे करती है तो उसमें पार्टिसिपेट करें। जी, सीरो सर्वे का एक इम्पोर्टेंस है, पर्सनल लेवल पर एंटीबॉडी कराने का कोई महत्व नहीं है। जी डॉक्टर, कई लोग इस एंटीबॉडीज को अपनी इम्यूनिटी से रिलेट करते हैं कि मुझ में एंटीबॉडीज ज्यादा आ गई हैं तो इसका मतलब मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। इज इट ट्रू? ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। जो कोविड से एंटीबॉडी बनती है, एंटीबॉडी के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे बी सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी, टी सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी। तो जो भी लैब में टेस्टिंग होती है एंटीबॉडीज की, वो सारे एंटीबॉडीज की टेस्टिंग नहीं होती है। जी, तो ये जरूरी नहीं है कि आपके शरीर में काफी एंटीबॉडी है तो आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, और अगर एंटीबॉडी कम है तो आप प्रोटेक्टेड नहीं है। जी, तो ये एक जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है हमारे सुनने वालों के लिए। बहरहाल अब पंजाब का रुख करते हैं, वहां से अमृतसर से प्रेम सागर जी हमसे जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। प्रेम सागर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार आकाशवाणी। नमस्कार जी, क्या जानना? डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है, अभी बात हो रही थी 12 साल से कम या 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीन आने की। जी, तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, तो बच्चे भी इसमें आ जाएंगे? हम अब क्या कहते हैं 100 करोड़ से ज्यादा और 110 करोड़ 120 करोड़ पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद हम थोड़ा सा निश्चिंत हो सकते हैं क्या? जी डॉक्टर, शायद इनका सवाल वही है, हम हर्ड इम्यूनिटी की बात जो हमने की थी, चर्चा की थी कार्यक्रम के आरंभ में, कि लगभग जब बच्चों को भी टीका लग जाएगा तो जो संख्या है टीकों की वो करीब 100 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। तब हम लोग क्या पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं? जी, ऐसा कह सकते हैं कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन हमें लगता है कि जब तक पूरी दुनिया में कोविड का संक्रमण खत्म नहीं होता है, तब तक यह खतरा बना रहेगा कि कोई म्यूटेंट स्ट्रेन दोबारा आ सकता है। तो बहुत जरूरी है कि हम सतर्क रहें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। जी, ये बहुत जरूरी है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें लगातार फॉलो करके रखना है, और मान के चल रहा है कि जब हम घर से निकलते हैं तो जिस तरह से शर्ट डाल के निकलते हैं उसी तरह से हमें मास्क भी डालकर निकलना है, और यही अगर हमने प्रक्रिया अपनाते रहेंगे तो हम तीसरी, चौथी, पांचवी सभी लहरों को दरकिनार कर सकते हैं। बहरहाल राजस्थान के मोहित शर्मा जी का सवाल सुनते हैं। मोहित जी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो मोहित जी, स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका आज? जी, मेरा सवाल, मैं सबसे पहले तो आप दोनों को प्रणाम करता हूं। जी नमस्कार। मेरा सवाल है कि मैं अप्रैल में कोरोना पॉजिटिव हुआ था जी, और मैं 1.5 महीना के करीब भर्ती रहा था अस्पताल में। 27 मई को मेरे को छुट्टी मिली, तो अभी मुझे वैक्सीनेशन करवाना चाहिए या अभी और इंतजार करना चाहिए, ये मेरा सवाल। जी डॉक्टर संजय। इसके बारे में सरकार के काफी क्लियर गाइडलाइंस है, और सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने कोरोना को मात देकर और आप इससे बाहर आए। तो जो सरकार की गाइडलाइन है वो बिल्कुल क्लियर है कि कोरोना के बाद
आपको 3 महीने तक इंतजार करना है, उसके बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो जैसा आपने बताया कि मई में आपको छुट्टी मिली, तो अगस्त का महीना चल रहा है, अंतिम दिन है, तो मेरे ख्याल से वैक्सीनेशन आप करवा सकते हैं। जी, तो ये क्लियर कट गाइडलाइंस है कि अब आप वैक्सीनेशन अपना करवा सकते हैं। आइए अब उत्तर प्रदेश के रायबरेली, वहां से राम शंकर वाजपेयी जी को सुनते हैं, क्या प्रश्न है उनका। राम शंकर जी, स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मैं प्रश्न बड़ा विचित्र कर रहा हूँ, वो ये है जी कि इस कोरोना काल में क्या किन्नरों के कोरोना नहीं हुआ? जी और अगर हुआ है तो नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसका सर्वे किया जाए। डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि काफी व्यक्ति ऐसे थे, समाज का एक वर्ग ऐसा भी था कि जिसको कोरोना नहीं हुआ। मेरे ख्याल से समाज का शायद कोरोना ने ये नहीं देखा कि समाज का वो कौन सा वर्ग है या क्या है, लगभग सभी को कोरोना हुआ था और सभी लोग इससे अछूते नहीं रहे थे। डॉक्टर। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया जी कि समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो कोरोना से अछूता था जी। जैसे बच्चों को ही ले लीजिए, बच्चों में ऐसा कहा गया कि इन्फेक्शन कम हुआ, लेकिन जब सीरो सर्वे की बात आई तो करीब 72 to 80% तक बच्चों में एंटीबॉडी मिली है। तो इसका मतलब उनमें सिम्टम माइल्ड थे या एसिम्प्टोमेटिक थे, लेकिन हुआ उनको भी। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि मेल को ज्यादा हुआ, फीमेल को हुआ, बच्चों को हुआ, एडल्ट को हुआ, लेकिन हुआ सबको जी। कोई सिम्टोमेटिक हुआ, कोई एसिम्टोमेटिक हुआ, कोई बहुत सीवियर हुआ। तो जो कोमॉर्बिड लोग हैं या जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी कम है या वल्नरेबल पॉपुलेशन के लोग हैं, वो ज्यादा सीवियरली इफेक्ट हुए। ये सारे रिसर्च में या सारे सर्वेज में भी ये बात सामने आई। तो इफेक्ट सबको हुआ जी। डॉक्टर संजय, कार्यक्रम के अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि आने वाले वक्त में हम अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को कोरोना से बचा के रखें। देखिए, कोरोना से जो हमारी लड़ाई है अब करीब करीब 1.5 साल से ज्यादा हो चुकी है, और जब भी लड़ाई लंबी चलती है एक फटीगेबिलिटी की स्टेज आती है कि ऐसा लगता है कि अब कितने दिन हम इसको फॉलो करेंगे। लेकिन यह मानना बहुत जरूरी है कि कोरोना हमारे बीच में ही है, गया नहीं है। चूंकि हमने वैक्सीन लगवा ली है या हमारे अंदर एंटीबॉडी आ गई है या हम पहले से इफेक्टेड हैं, तो वो हमें इफेक्ट नहीं कर रहा है जी। तो जैसे ही हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं करेंगे या कोई म्यूटेंट स्ट्रेन आता है, फिर से पुरानी वाली स्थिति आ सकती है जी। तो यह हमारे हित में है कि अगर हमने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो हम वैक्सीन लगवाएं, और जिन्होंने वैक्सीन लगवा लिया है या नहीं लगवाया है वो सब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। जैसे मैं एक संदेश आज प्रोग्राम के माध्यम से देना चाहता हूँ कि अभी पर्व त्योहार के मौसम आने वाले हैं। हाँ। जैसे दुर्गा पूजा है, दिवाली है या गणेश चतुर्थी है, तो कई सारे फेस्टिवल आएंगे और इसमें लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं जी। भीड़ होती है, तो इस पे अंकुश रखें, और आप अगर इसको कंट्रोल कर पाए तो मुझे लगता है कि अगले 6 महीने, 9 महीने या 1 साल में हम कोरोना पे पूरी तरह विजय प्राप्त कर लेंगे। डॉक्टर संजय, हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दे इजाजत, लेकिन चलते चलते हम आपको एक बार फिर बता दें कि भारत ने कोविड का एक बार फिर एक दिन में 1 करोड़ टीकाकरण किया है कोविड-19 का, और दूसरी बार एक ही दिन में भारत ने 1 करोड़ से अधिक टीकाकरण करने का एक नया कीर्तिमान बनाया है। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSGtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।